दोस्तों, हिंदुस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हम हिंदुस्तान के नागरिक अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7 फ़ेज़ेज़ की ये पोलिंग है। पहले 2 फ़ेज़ेज़ हो गए हैं। नेक्स्ट फ़ेज़ मई 7th को है, जिसमें जो 94 सीट्स हैं, उन पे पोलिंग की होगी। इलेक्शंस 19 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे और 1 जून को जो है, वो लास्ट फ़ेज़ की पोलिंग होगी और रिज़ल्ट्स 4 जून को आने हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्शंस हैं बहुत लंबे हैं। 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इलेक्शन के लिए और उसके दौरान हवा जो है कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी। और जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ बोलेगी, ऑपोज़िशन जो है वो कुछ बोलेगी और इन सब के बीच में होता क्या है कि जो हवा है, जैसे पहले कह रहा था कि पहले फ़ेज़ में बीजेपी ने इनसिक्योर फ़ील किया है पहले फ़ेज़ की वोटिंग के बाद। तो सेकंड फ़ेज़ में बीजेपी जो है वापस अपने हिंदू-मुस्लिम के फ़ॉर्मूले पे आ गई है। और अब जो सेकंड फेज़ में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिसे इस फेज़ में करीबन 63.5% पोलिंग हुई है, तो बीजेपी को लगा है कि हाँ, अब की बार पोलिंग ठीक हुई है, हमारे फ़ेवर में हुई है। तो ये जो हवा है, ये हवा दिन-ब-दिन बदलेगी, नेताओं के बयान दिन-ब-दिन आएँगे। अभी पीछे जैसे बयान आया था इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के जो प्रेज़िडेंट हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान आया था कि जो अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चों को नहीं मिलती, उसमें से काफ़ी कुछ भाग जो है वो सरकार ले लेती है। तो इसी चीज़ को बीजेपी ने उठा लिया। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने ये कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो लोगों की जो मेहनत से की हुई कमाई है वो भी उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। अगर मानिए कि अगर एक इंसान के 2 घर हैं, एक गांव में एक शहर में, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी मेहनत की हुई कमाई के ये जो घर हैं उसमें से एक घर कांग्रेस सरकार ले लेगी और देगी किसे? अ, अब इसका नेक्स्ट पे जाते हैं। इसका क्या कहा बीजेपी ने? और देगी किसे? मुसलमानों को देगी। क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये वो पार्टी कह रही है जो सत्ता में है। देखिए, एक चीज़ फैक्ट है आज की डेट में जो नज़र आ रहा है जब कोई पार्टी इलेक्शंस में जाती है ना, खासकर सत्ताधारी पार्टी किसी भी देश में हो, किसी भी जगह में हो, वो अपनी पॉलिसीज़ और अपनी अचीवमेंट्स के बेसिस पे इलेक्शंस में जाती है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, बीजेपी के पास 10 के साथ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही और ये हमेशा हर सरकार के साथ होता है। जब आपका इतने वक़्त सत्ता में आप रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है। लोग नाराज़ किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पॉइंट को लेके होते ही हैं। लेकिन आपके पास अचीवमेंट्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप वोट्स माँगते हैं। आपके पास एक नैरेटिव होता है। इलेक्शन शुरू होने से पहले बीजेपी ने नैरेटिव क्या बना दिया, अब की बार 400 पार। तो उस नैरेटिव को लेके आप आगे बढ़े और उस नैरेटिव के हिसाब से ये तो था ही नहीं कि बीजेपी सत्ता में फिर से तीसरी बार आएगी कि नहीं आएगी। आपका नैरेटिव ये था कि अब की बार हम 400 लाएँगे। आपने ऑपोज़िशन को बिल्कुल ही डिस्काउंट कर दिया था कि ये तो किसी जोगे हैं नहीं, ये तो हमारे मुकाबले में नहीं है। जब ये इंडिया अलायंस भी बनी थी तब आपने बोल दिया था, आपने हर मंच पे भारत लिखना शुरू कर दिया था और इस अलायंस को बुलाया था इंडी अलायंस। अब जब आपको कॉम्पिटिशन आ गया पहले फेज़ की पोलिंग जो हुई है, उसके बाद बीजेपी को ये फ़ील हुआ, कुछ लोगों का शायद ये कहना है कि बीजेपी को ये फ़ील हुआ कि हमारे हक में पोलिंग नहीं हुई है। तो आप वापस अपने हिंदू-मुस्लिम के ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूले को लेकर वापस आ गए। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं बंसवाड़ा में, राजस्थान में, जिसमें आपने ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो लोगों की जो लेडीज़ हैं, उनके मंगलसूत्र तक सेफ नहीं रहेंगे। और कांग्रेस आपकी जो जितनी भी कमाई है, आपका जो कुछ भी है, वो उठा के मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी। बीजेपी वाले इसके जो प्रोटेक्शन में इस बयान के डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही थी, घुसपैठियों की बात कर हो रही थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तो बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स को या रोहिंग्या को उठा के ये सब कुछ दे देगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये बात करते हैं कि ये उन लोगों को दी जाएगी जिनकी आबादी, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो आप देश की मुस्लिम पॉपुलेशन को ही टारगेट कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ समझ आ रही है एज़ अ
स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि बीजेपी खुद का नैरेटिव सामने नहीं ला रही है। बीजेपी रिएक्टिव हो रही है। जो कांग्रेस का नैरेटिव है, जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है, उसके हिसाब से बीजेपी अब रिएक्शन दे रही है। जब सैम पित्रोदा ने भी ये कहा इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कि अमेरिका में ये लगता है, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो है जी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ पे भी लोगों की चीज़ें ले ली जाएँगी, लोगों को बाँट दी जाएँगी। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अभी पीछे एक बयान दिया है राहुल गांधी ने, शायद साउथ में कर्नाटक में ये बयान दिया था कि पुराने ज़माने में राजा-महाराजा जो थे वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिया करते थे। तो उसके बदले में बीजेपी ये बयान देती है कि जो कांग्रेस वाले हैं वो राजा महाराजा का तो नाम ले लेते हैं, वो नवाब का नाम नहीं लेते, वो निज़ाम का नाम नहीं लेते। और बाय डिफ़ॉल्ट निज़ाम और नवाब तो मुस्लिम्स ही हुआ करते थे। तो फिर ये हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई, ये मतलब आप किसके ऊपर क्वेश्चन्स रेज़ करना चाह रहे हैं? मैं एक डिवोट हिंदू हूँ, प्रोफ़ेस्ड हिंदू हूँ। मंदिर भी रोज़ जाता हूँ, पाठ पूजा भी करता हूँ, भगवान का भी नाम लेता हूँ, भगवान का शुक्र रोज़ अदा करता हूँ। आप मतलब किसके मैं अपनी सत्ताधारी पार्टी से ये पूछना चाहूँगा, हालाँकि मैं किसी पार्टी के फ़ेवर में नहीं हूँ, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के। मैं आपकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको वोट दूँगा, देश के आगे रख के आपको वोट दूँगा। लेकिन कृपया मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप किसकी जो मेंटल एप्टीट्यूड को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? मैं भी एक वोटर हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। जब आप मुझे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी और आपका सब कुछ उठा के मुसलमानों को दे देगी, तो आप कहीं न कहीं मेरी समझ में मेरे देश के ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे देश के ताने-बाने को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। हमारा देश सेक्युलर है और बाय डिफ़ॉल्ट हिंदुइज़्म जो है वो सेक्युलर है भाई साहब। जब मुसलमान इस मुल्क में आए होंगे आज से हज़ार साल पहले, तो उन्हें भी हिंदुइज़्म ने इस तरह से एक्सेप्ट किया होगा कि जैसे हम कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, ये अल्लाह को मानते हैं। और लड़ाइयाँ तो राजाओं में हुआ करती थी उस टाइम पे। हाँ, ये एक चीज़ का डिफ़रेंस ज़रूर रहा होगा कि इन्होंने आके जो इन्वेडर्स आए बाहर से, इन्होंने आके जो हमारे मंदिर है उन्हें तोड़ा, हमारे लोगों को कन्वर्ट किया। लेकिन कन्वर्जन इन द सेंस तो पहले जहाँ तक मुझे मालूम है, और शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, सही हूँ, ये इंटेलिजेंट लोग बता पाएँगे कि जब हमारे हिंदुइज़्म में भी सेक्ट्स होते थे, शैवाइट्स होते थे, वैष्णवाइट्स होते थे, शाक्त होते थे। तो इन लोगों के भी आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहा करते थे। तो रिलीजियस डिफरेंसेस तो एक तरफ रहते थे, लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस हिंदुस्तान में शुरू से रही है। सॉरी। तो जब ये रिलीजियस टॉलरेंस रही है और मेरा जो धर्म है वो बाय नेचर डिफ़ॉल्ट रूप से सेकुलर है, तो आप मेरे मेंटल एटीट्यूड पे ही क्वेश्चंस रेज़ कर रहे हैं एक तरह से। आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम आपसे ये सब कुछ ले लेगी, कांग्रेस सरकार आएगी सत्ता में तो मुस्लिम्स को उठा के दे देगी। भैया कैसे दे देगी? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में लॉ है और उस लॉ के हिसाब से सब नागरिक समान हैं। आप इस तरह की बयानबाजियां करके, इस तरह के क्वेश्चंस रेज़ करके ऑपोज़िशन के हाथों में खेल के इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपकी फॉरेन पॉलिसी पे हैं। देश आज तरक्की कर रहा है। इसमें नरसिम्हा राव जी से शुरू होकर मनमोहन सिंह जी से लेकर आपका योगदान है मोदी जी। आप इन चीज़ों को आगे क्यों नहीं रख रहे हो? क्यों आप विकसित भारत का प्लान आगे नहीं रख रहे हो? क्यों आप हिंदू-मुस्लिम फिर से कर रहे हो? इससे तो देश का भला नहीं होने वाला, हमारा भला नहीं होने वाला। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये बहुत सेक्रेड चीज़ है। ये भारत जो है, मैंने फिर से कहूँगा, पिछले वीडियोज़ में भी कहा, ये भारत सबका है। जब ये भारत सबका है और इसमें हिंदूज़ भी हैं, बाकी धर्मों के लोग भी हैं, तो उनको साथ लेके चलें। आप हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप किसी कम्युनिटी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। तो कृपा करके देश का सोचें। पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश सर्वोपरि होता है। इसलिए देश का सोचिए। अ, अपनी पेटी पॉलिटिक्स जो है उसको साइड पे रखिए। इलेक्शंस आप देखिए, आप मेजॉरिटी से आए ना आए, आप बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से नहीं आएँगे, फिर भी
सबकी नज़र में यही है कि बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। शायद टफ है इलेक्शन, उतना ईज़ी है नहीं जितना आप समझ रहे थे। लेकिन फिर भी आप एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में हैं। जब आप इस कंफर्टेबल पोज़ीशन में हैं, तो कृपया इसे हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा ना बनाएँ। इससे सिर्फ़ डिवीज़न पैदा होती है सोसाइटी में और ये डिवीज़न देश के लिए अच्छी नहीं है। देश को सौहार्द से रहना सिखाएँ, एक एग्ज़ाम्पल सेट करें बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ रूलिंग पार्टी इन पावर। हम सबकी आपसे यही आशा है। दोस्तों, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं अपने चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पे आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।